अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अदनान सदीर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि इनके नाम से जाहिर होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इसमें हम जो स्पिनिंग प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की उसी को यूटिलाइज करेंगे जो कि रेजोनेंस में होती है और उसको यूटिलाइज करके हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको स्टडी करते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रॉन की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कि रेजोनेंस में होती है इसको यूटिलाइज करके हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। ये हमने स्लाइड शेयर की है। इस स्लाइड में जैसे कि लिखा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इट इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ये टाइप है जिसमें हम रेडिएशन जो यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव रीजन में, जो कि जिसकी रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। और ये जो सी हमारी रेडिएशन होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो माइक्रोवेव रीजन में होती है, ये इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ और इनकी इंटरेक्शन से जो स्पेक्ट्रा यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा और इसी को हम स्टडी करते हैं। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इसके लिए जो कंडीशन है वो होती है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी जो बेसिक हमारे पास है वो इसकी रिक्वायरमेंट है और इसको अप्लाई किया जाता है टू स्टडी द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्री रेडिकल्स। अब इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। सो द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल. It spins around its axis and this causes it to act as a teeny bar-like bar magnet. When a molecule or compound with an unpaired electron is placed in a strong magnetic field, the spin of the unpaired electron can align in two different ways, creating two spin states. जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर दो तरह से हो सकता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो या पॉजिटिव हाफ होगा या नेगेटिव हाफ होगा। ये जो सी अलाइनमेंट है ये दो तरीके से होती है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम जो अप्लाई करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है उसकी वजह से जो हमारे पास पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर उनकी डायरेक्शन एक सेम हो यानी वो अल्फा स्टेट में हो तो वो लो एनर्जी में आ जाएंगे। और अगर तो जो सा ये मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन और हमारे जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है इसकी मैग्नेटिक जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड हुई है अगर वो डिफरेंट या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बीटा स्टेट में होता है जो कि हायर इन एनर्जी होता है। द टू एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट एनर्जीज एंड दिस डिफरेंस इन एनर्जी लिफ्ट्स द डीजेनरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट्स। और जो सा ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस होता है ये गिवन बाय द इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव is equal to h frequency is equal to gm beta b। हियर जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें जो हमारे पास h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -34 जूल पर सेकंड है। फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की और जो बीटा है वो पास बहुत मैग्नेट्रॉन है जिसकी वैल्यू है 9.274 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -24 जूल पर टेस्ला। और बी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला है और जी इज द जी फैक्टर है। द जी फैक्टर इज यूनिटलेस मेजरमेंट ऑफ द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज 2.0023। और ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हमें स्प्लिटिंग दिखाई गई है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन का जो उसकी स्पिनिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है अगर तो वो अलाइन हो एक ही डायरेक्शन में हो पैरेलल हो तो वो लो एनर्जी हो जाएगा और उसकी जो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको हम जाहिर करते हैं -12 से। और अगर तो ये जो सा हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से अगर वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो एंटी पैरेलल हो तो वो हायर इन एनर्जी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्प्लिट कर जाता है। तो इसको हम जो हम शो करते हैं वो करते हैं +12 वैल्यू से। इसके बाद इसमें एक फिनोमेना होता है हाइपर थिन स्प्लिटिंग का। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस सिग्नल होता है
ये क्योंकि ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन स्टेट से, जो मतलब हाफ से पॉजिटिव हाफ से नेगेटिव हाफ या नेगेटिव हाफ से पॉजिटिव हाफ की वजह होता है, जिसको स्पिन फ्लिप कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो सा है ये सिग्नल या ईएसआर सिग्नल हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द स्पिन स्टेट। दिस स्पिन स्टेट में इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई with which the unpaired electron may be partially or wholly associated. This interaction leads to the splitting of the resonance signals to the several lines and this is called hyperthin splitting. अब ये हमें शो किया गया है जो बेसिक हमारे पास हमारे पास जो हमारे पास क्वांटम स्टेट्स होती हैं, क्वांटम मोशन स्टेट होती हैं, मोमेंटम स्टेट्स ऑफ मैग्नेट की जैसे कि होती हैं ms+1/2 और ms-1/2। ये फर्दर अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लियाई है, हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लियाई है जिसके जो कि नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड रखता है, तो उसके साथ भी ये इंटरेक्ट करके फर्दर जो सा है ये ट्रांजिशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और आगे हम इसकी पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, ESR स्पेक्ट्रोमीटर की हम जो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास सोर्स होता है जो कि क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब होती है। क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब्स एक्ट एज ए सोर्स ऑफ द रेडिएशन। It is stabilized against temperature fluctuation by immersion in an oil bath or by forced air cooling. The frequency of the monochromatic radiation is determined by the voltage applied to klystron tube. It is kept at a fixed frequency by an automatic control circuit and provides a power output of about 300 milliwatts. Klystron tube basically जो हमारे पास ये consist करती है 3 इलेक्ट्रोड्स में। ये हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा तो स्पिन करेगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो जो हमारे पास ये क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब होती है, इसमें हमारे पास 3 कैथोड्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट जो होता है हमारे पास वो इमिटिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एनोड होता है जिसमें से पासिंग करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। एनोड के पास होल्स भी हैं। तो आखिर में हमारे पास जो थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो होता है हाईली इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब के इमिटिंग इलेक्ट्रोड से, तो वो आफ्टर पासिंग थ्रू द एनोड वो कोलाइड करता है जाके हाईली इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ, क्योंकि वो उनके जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इस वजह से दोबारा मूव करेगा एनोड की तरफ। इस तरीके से हम एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन जो हम प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारा बेसिक इसका मैकेनिज्म है क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब का। ये हमारे पास रेडिएशन सोर्स होता है। माइक्रोवेव रीजन में ये फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, रेडिएशन पैदा करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रीजन में होती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है वेव गाइड और वेव मीटर। इसका बेसिकली पर्पज ये होता है कि ये जो सा हमारे पास जो रेडिएशन आई है उसको ये गाइड करता है। जो हमारे सिंपल जैसे कैविटी होता है, रेजोनेंट कैविटी जो कि सैंपल को होल्ड करती है, उस पर फोकस करवाता है इसको। द वेव मीटर इज पुट इन बिटवीन द ऑसिलेटर एंड एटेन्यूएटर टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव प्रोड्यूस्ड बाय द क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर। इसको हम इसलिए भी यूज करते हैं कि ये जो क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस आया कि वो हमारे पास माइक्रोवेव रीजन में है या नहीं है, और वो अगर है तो उसको कांस्टेंट इस पर कैसे रखा जा सकता है, इस चीज के लिए यूज किया जाता है। The wave meter is usually calibrated in frequency unit instead of the wavelength. असल में जो हमारे पास ये वेव गाइड होता है ये एक hollow rectangular brass tube होती है। It is used to convey the wave radiation that is produced in the klystron tube to the sample and the crystal detector. क्रिस्टल हमारे पास यहाँ एक डिटेक्टर है। नेक्स्ट कंपोनेंट में हमारे पास है वो है एटेन्यूएटर। जो ये हमारे पास होते हैं इनका जो बेसिकली काम होता है कि जो सा ये वेव गाइड में से हमारे पास रेडिएशन आ रही है उसको ये फोकस रखता है और उसको जो सा हमारे पास ये रेजोनेंट कैविटी जो कि सैंपल को होल्ड करती है उस पर ये फोकस करवाता है। द पावर प्रोपेगेटेड डाउन द वेव गाइड may be continuously decreased by inserting a piece of the resistive material into the waveguide, and this piece is called variable attenuator. It is used in varying the power of the sample from the full power of klystron to the one attenuated by a force of 100 or more. इसका जो बेसिकली काम है वो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसको जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसको अल्टरनेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो ये कंपोनेंट यूज किया जाता है उसके लिए। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, वो टिपिकल स्पेक्ट्रोमीटर जो सा हमारे पास यूज होता है
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माइक्रोवेव सोर्स होता है, जैसे कि क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब, एटेन्यूएटर होता है हमारे पास, उसके बाद एक सर्कुलेटर होता है, और सर्कुलेटर से जो हमारे पास ये रेडिएशन होती है, हमारे पास सोर्स रेडिएशन, ये हम सैंपल कैविटी, जो रेजोनेंट कैविटी होती है, उस पर फोकस करवाते हैं, जो कि प्लेस्ड की जाती है बिटवीन द मैग्नेट्स। और इसके बाद हमारे पास डिटेक्टर डायोड होता है, और इसके बाद हमारे पास रीड आउट डिवाइस, जो सिग्नल आउट डिवाइस होती है, वो हमारे पास होती है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है आइसोलेटर्स। आइसोलेटर्स क्या है? इट इज द डिवाइस विच मिनिमाइज द वाइब्रेशंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर। एंड आइसोलेटर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रोवेव पावर बैक इनटू द रेडिएशन सोर्स। तो ये इसलिए यूज किए जाते हैं जो कि हमारे पास से माइक्रोवेव पावर आ रही है वो अगेन रिफ्लेक्ट न होकर दोबारा हमारे पास जो हमारा सोर्स है उसकी तरफ न चले जाए, इसको ब्लॉक करने के लिए हम आइसोलेटर्स यूज करते हैं। इट इज ए स्ट्रिप ऑफ फेराइट मटेरियल विच अलाउस माइक्रोवेव इन वन डायरेक्शनल ओनली। इट आल्सो स्टेबलाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लाइस्ट्रॉन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोलेटर्स को हम एक स्टेबलाइजर, जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। आगे हमारे पास जो है वो है सैंपल कैविटीज, जो कि हमारे सैंपल को होल्ड करती है। द हार्ट ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोमीटर इज द रेजोनेंट कैविटी कंटेनिंग द सैंपल। द सैंपल इज कंटेन्ड इन a रेजोनेंस कैविटी। और हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं उसमें हम ड्यूल नेचर की जो सैंपल कैविटीज वो रखते हैं जनरली, जिनमें से एक हमारे सैंपल के लिए यूज होता है, और द सेकंड वन जो होता है वो हमारे जो हमारा रेफरेंस होता है उसको हमें उसको होल्ड करता है, रेफरेंस जो हमारा सैंपल होता है उसको। और जो ESR में जो मोस्टली हम यूज करते हैं, हमारा जो सा यूज किया जाता है रेफरेंस, वो रेफरेंस सैंपल वो होता है हमारा DPPH, डाइफिनाइल 2 पिक्रिल हाइड्रोजाइल। ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन की, वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल इक्वल होती है जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो कि है 2.0336। इसके बाद हमारे पास कपलर्स एंड मैचिंग स्क्रूज आते हैं। ये कोई बेसिक कंपोनेंट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इसमें डाला गया है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोवेव असेंबली टू बी कपल्ड टुगेदर बाय मेकिंग यूज ऑफ आइरिसेस और स्लॉट्स ऑफ द वेरियस साइजेस। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्रिस्टल डिटेक्टर्स, जो कि हमारा डिटेक्टर होता है। इस सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन द ESR स्पेक्ट्रोमीटर्स दैट कन्वर्ट्स द रेडिएशन AC, जो हमारे पास रेडिएशन होता है उसको DC में ये कन्वर्ट करता है, और जो कि माइक्रोवेव रेडिएशन के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे पास एक डिटेक्टर है इसका। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास है वो इसके मैग्नेटिक सिस्टम्स। द रेजोनेंट कैविटी जो कि हमारे सैंपल को होल्ड करती है, इसको हम रखते हैं पोल पीसीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। द फील्ड शुड बी स्टेबल एंड यूनिफॉर्म ओवर द सैंपल वॉल्यूम। जो इससे हमारे पास जो इन मैग्नेट सिस्टम से जो हमारे पास पैदा होना चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है वो स्टेबल और यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेरिंग न होना चाहिए। द स्टेबिलिटी ऑफ द फील्ड इज अचीव्ड बाय एनर्जाइजिंग द मैग्नेट विद ए हाईली रेगुलेटेड पावर सप्लाई। The ESR spectrum is recorded by slowly varying the magnetic field through the resonance condenses by sweeping the current supply to the magnet by the power supply. Next जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है मॉड्यूलेशन कॉइल। The modulation of the signal at a frequency consistent with good signal noise ratio in the crystal detector is accomplished by a small alternating variation of the magnetic field. तो हमारे पास मॉड्यूलेशन कॉइल होती है, इसका जो बेसिक काम है ना, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग जैसे अदर फैक्टर आ जाते हैं जो कि हमारी रीडिंग में जो से में कंटामिनेशन कर देते हैं, मिलावट हो जाती है, जो कि हमें फिर डायरेक्ट हमारे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी कि हमारे पास सैंपल है आया कुछ पैसे, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हैं तो वो किस एक्सटेंट तक हैं। इस चीज़ को अगर हमने मालूम करना है तो हमें जो से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको डिक्रीज करना होता है, और उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो है सिग्नल टू नॉइज रेशियो होती है। इसको हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट को हम 0 पे भी करते हैं। उसकी वजह से जो सा हमारा इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है वो अल्टरनेट कर जाता है, चेंज कर जाता है, +1/2 से -1/2 की तरफ चला जाता है।
और नेगेटिव अगर जब हम दोबारा इसको चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव 1/2 से दोबारा पॉजिटिव 1/2 उसकी स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो ये हमारी मॉड्यूलेशन कोयल इस मकसद के लिए यूज की जाती है। आगे जो इसका काम है, द वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय सप्लाइंग एन एसी सिग्नल टू द मॉड्यूलेशन कोयल ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल इन द सैंपल डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी सैंपल की डायरेक्शन हो जाती है ना, वो सेम होनी चाहिए एज द जो डायरेक्शन होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मॉड्यूलेशन जो कोयल है इसकी लोकेशन 2 टाइप्स की हो सकती है, 2 तरह से हो सकती है। पहली, इफ द मॉड्यूलेशन इज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी 400 साइकिल पर सेकेंड और लेस, the coils can be mounted outside the cavity and even on the magnet pole PC। अगर तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है 400 साइकिल्स पर सेकंड से या इससे भी कम है, तो जो हमारे पास जो फेस होता है, जो लोकेशन होती है हमारे पास मॉड्यूलेशन कोइल्स की, वो होती है आउटसाइड द, जो हमारे पास कैविटी होती है, रेजोनेंट कैविटी जो कि सैंपल को होल्ड कर रही है उसके आउटसाइड होती है, टुवर्ड्स द मैग्नेट पोल पीसीज। सेकंड, for the higher modulation frequencies, modulation coils must be mounted inside the resonance cavity or cavities constructed of a non-metallic material, for example quartz with a tin silver plating। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी हाई है 400 साइकिल्स पर सेकंड से एटलीस्ट, तो हम जो उनकी लोकेशन होती है हमारे पास मॉड्यूलेशन कोइल्स की, वो होती है इनसाइड द कैविटी, रेजोनेंट कैविटी। ये 2 तरह की लोकेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी पावर के लिहाज से हम इसको इंटेंसिटी के हिसाब से हम जो सा इसको माउंटेड कर सकते हैं, इसको लोकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो डिस्प्ले डिवाइसेस, और हमारे पास सिग्नल आउटपुट के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द सिग्नल ए सिस्टम इज कनेक्टेड। वो सिस्टम कोई सिग्नल को मेजर करने वाला मीटर हो सकता है, कोई पीसी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ये हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ एन ईएसआर स्पेक्ट्रोमीटर नोट फोटोमीटर। और आगे जो एप्लीकेशन है ऑफ ईएसआर, इनकी बहुत सी एप्लीकेशन है। बायोलॉजी में इनका यूज होता है, बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में, मेडिसिन में, फूड साइंस में, एग्रीकल्चर में, फार्माकोलॉजी में, साइकोलॉजी में इनका यूज होता है। मगर मेनली जो हम इनका यूज करते हैं वो हमारे हैं इनऑर्गेनिक, जो सा हमारा होता है कंपाउंड्स, उनमें हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंटेशन की इसकी है डायग्राम। ये स्टडी ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ESR इज वेरी सक्सेसफुल इन द स्टडी ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ESR studies may be used in knowing the exact structures of the solvated metal ions. ESR is used in the study of the catalyst. ESR is used in the determination of the oxidation states of metals. For example, copper is found to be divalent in copper protein complexes, whereas it is found to be monovalent in some biological active copper complexes. The information of unfilled electron is very useful in various respects in application of ESR, like spin labels, structural determination, and reaction velocities and reaction mechanism. तो ये हमारे पास हमने जो कुछ पढ़ा इसके बारे में, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि हम यूज करते हैं फ्री रेडिकल्स को मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास अगर हमें कोई सैंपल दिया गया है, हमें मालूम करने के लिए कहा गया है कि उसमें कोई फ्री आयन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है या नहीं है, इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज ऑल अबाउट द ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।